दोस्तों, गाजा से एक बड़ी खबर सामने आई है। हमास ने खलील अल हय्या को अपना नया राजनीतिक प्रमुख चुन लिया है। क्या इस फैसले से गाजा जंग और युद्ध विराम की बातचीत में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? अगली खबर में आपको बताएंगे। क्या विज्ञान की दुनिया में अब अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है? वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर चीन का रुख क्यों कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? और आखिर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की, जहां यूक्रेनी हमले में तुर्की के तेल टैंकर पर हमला हुआ और तुर्की नाविक की मौत के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा युद्ध के बीच हमास ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए खलील अल हय्या को संगठन का नया राजनीतिक प्रमुख चुन लिया है। उन्होंने यहिया सिनवार की जगह ली है, जो अक्टूबर 2024 में इजरायली हमले में मारे गए थे। ऐसे समय में यह फैसला आया है जब गाजा में जंग, युद्ध विराम की कोशिशें और पूरे मध्य पूर्व की सियासत बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यह सिर्फ नेतृत्व बदलने का फैसला नहीं, बल्कि हमास की आगे की रणनीति तय करने वाला एक बड़ा कदम भी है। खलील अल हय्या हमास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कई महीनों से युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली को लेकर चल रही बातचीत में वही हमास की तरफ से सबसे अहम चेहरा रहे। अब संगठन की पूरी राजनीतिक कमान उनके हाथ में आ गई है, जिससे माना जा रहा है कि आगे होने वाली बातचीत और बड़े फैसलों में उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हमास अपनी नीतियों में कोई बड़ा यूटर्न लेने जा रहा है। संगठन अब भी युद्ध खत्म कराने, गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपने रुख को बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन खलील अल हय्या के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उन्हें एक ऐसे गाजा की जिम्मेदारी संभालनी है जो महीनों की लड़ाई के बाद भारी तबाही झेल चुका है। इसके साथ ही संगठन के भविष्य, गाजा के प्रशासन, पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर भी बड़े फैसले लेने होंगे। दूसरी तरफ इजरायल के रुख में फिलहाल किसी बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। इजरायली सरकार का कहना है कि उसके लिए हमास का हर नेता एक जैसा है और संगठन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ जानकारों का मानना है कि इजरायल खलील अल हय्या की नियुक्ति को भी अपने सख्त रुख को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, खासकर हमास के हथियारों और गाजा के भविष्य को लेकर। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि खलील अल हय्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी कूटनीतिक भूमिका रही है। उन्होंने पहले भी कई अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वो युद्ध विराम, मानवीय मदद और गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर नए सिरे से कोशिशें तेज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया में विज्ञान की ताकत का संतुलन अब तेजी से बदलता दिख रहा है। जिस अमेरिका को दशकों तक विज्ञान और रिसर्च का बादशाह माना जाता था, अब उसे चीन से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली जब 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता मशहूर रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर उमर यागी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले छोड़कर चीन की तसिंगहुआ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। डॉक्टर उमर यागी जॉर्डन में एक फिलिस्तीनी परिवार में जन्मे सऊदी अमेरिकी वैज्ञानिक है। उन्होंने ऐसी नई सामग्री विकसित की जिससे हवा से पानी निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना और गैसों को सुरक्षित रखना आसान हो सकता है। इस काम के लिए उन्हें 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चीन ने उन्हें सिर्फ प्रोफेसर नहीं बनाया, बल्कि एक नए रिसर्च इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी दी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस को मिलाकर नई तकनीक और नए पदार्थ विकसित किए जाएंगे। यानी अब प्रयोगशाला में सालों लगने वाले काम को एआई की मदद से बहुत कम समय में करने की कोशिश होगी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक के नौकरी बदलने की खबर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि चीन अब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका में रिसर्च के लिए मिलने वाले सरकारी पैसों का कोई भरोसा नहीं रहा है। कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट के बजट में भारी कटौती की गई
और हजारों रिसर्च प्रोजेक्ट को मिलने वाली मदद या तो रोक दी गई है या हमेशा के लिए रद्द कर दी गई है। इस वजह से वैज्ञानिकों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी और अब कई वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में जाने का मन बना रहे हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार रिसर्च पर भारी निवेश कर रहा है। वैज्ञानिकों को आधुनिक लैब, बड़ी फंडिंग, ऊंची तनख्वाह और लंबे समय तक काम करने की आजादी दी जा रही। यही वजह है कि चीन अब सिर्फ अपने वैज्ञानिकों को वापस नहीं बुला रहा, बल्कि अमेरिका और यूरोप के नामी वैज्ञानिकों को भी अपने यहाँ ला रहा है। आंकड़े भी इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। प्रतिष्ठित न्यूचर इंडेक्स के अनुसार अब हाई क्वालिटी वाले वैज्ञानिक शोध पत्रों के मामलों में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। चीन हर साल रिसर्च पर अपना खर्च तेजी से बढ़ा रहा है और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमेरिका से कहीं ज्यादा पीएचडी तैयार कर रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी बुनियादी वैज्ञानिक खोजों, कई टॉप यूनिवर्सिटीज और नोबेल पुरस्कारों के मामले में दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शामिल है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रिसर्च फंडिंग, वैज्ञानिक माहौल और प्रतिभाओं को बनाए रखने की नीति में सुधार नहीं हुआ तो चीन की बढ़त और मजबूत हो सकती है। कुल मिलाकर ये मुकाबला अब सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक, एआई, विज्ञान और वैश्विक नेतृत्व का है। जिस देश के पास बेहतर वैज्ञानिक, बेहतर रिसर्च और नई खोजें होंगी, वही आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन के हमले में रूस के टैगानरोग बंदरगाह पर मौजूद तुर्की के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें घायल हुए तुर्की के नाविक कादिर कामिल चेलेबी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद तुर्की में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई 2026 को यूक्रेन ने आजो सागर में रूस के टैगानरोग पोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। इसी दौरान तुर्की का सबाहत तेली नाम का तेल टैंकर भी हमले की चपेट में आ गया। जहाज पर मौजूद कादिर कामिल चेलेबी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें रूस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। ये घटना ऐसे समय हुई है जब यूक्रेन लगातार रूस के बंदरगाहों, तेल टैंकरों और समुद्री सप्लाई लाइन को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल के दिनों में कई रूसी टैंकर, मालवाहक जहाज और अन्य समुद्री जहाजों पर सफल हमले किए हैं, जिससे रूस की समुद्री सप्लाई और तेल निर्यात को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर रूस भी अपने बंदरगाहों की मरम्मत और सुरक्षा बढ़ाने में जुट गया है। टैगानरोग पोर्ट में ड्रेजिंग यानी समुद्री की सफाई और क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने का काम शुरू किया जा रहा है, ताकि बड़े जहाज दोबारा सुरक्षित तरीके से आ जा सके। इस बीच यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने यह भी दावा किया है कि उसने रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट के एक और तेल टैंकर तथा रूस के अंदर 3 बड़े तेल भंडारण केंद्रों पर हमला किया है। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।